हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा की जो गणित विषय की जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, उसका पहला अध्याय वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होती क्या है? वास्तविक संख्या के बारे में हमने पिछली क्लासों में भी पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं जो है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो सेट है, समुच्चय है, वो कहलाता है वास्तविक संख्या। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने पिछली क्लास में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, फिर भी मैं आपको छोटे रूप में एक बार दोहरा देता हूँ कि परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पिछली क्लास में 6 में 7 में 8 में 9 तक हमने परिभाषाएं पढ़ी है। तो परिमेय संख्याएं होती क्या है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पे हमने कहा था कि P और Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये कहलाती परिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q का मान 0 नहीं है। अब आगे चलते हैं, कैसी कौन सी संख्या है जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जो परिमेय संख्याएं कहलाती। तो इसको हम अलग अलग रूप में लेकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं की श्रेणी में लेते हैं समस्त पूर्णांक को। समस्त पूर्णांक। अब समस्त पूर्णांक क्या होते हैं? समस्त पूर्णांक माइनस अनंत से लेकर के हम ले सकते हैं -11 ले सकते हैं, -10 ले सकते हैं, -8 ले सकते हैं, -7 ले सकते हैं, अप टू डैश 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 0 काउंट कर सकते हैं, फिर 1 2 3 4 अप टू डैश 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 डैश। ये सारी के सारे पूर्णांक है, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याओं के रूप में काउंट होती है। अब आप कहोगे साहब इसको P बटा Q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो हम मान लीजिए हमारे पास -11 है, तो -11 बटा 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का भाग देने से संख्या के मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो -11 बटा 1 में ये P हो गया और ये Q हो गया, और Q का मान 0 भी नहीं है, तो ये हो गई एक परिमेय संख्या। ऐसे मान लीजिए हमारे पास 101 है, इसको हम 1 कर करके P बटा Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये भी कहलाती है परिमेय संख्या। आगे चलते हैं, हम समस्त के समस्त पूर्णांक हो गए। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं शांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न। शांत दशमलव भिन्न जो दशमलव के बाद ज़्यादा लंबी नहीं चलती है, ना तो बार बार आवर्ती नहीं होती है, अनावर्ती नहीं होती है, निश्चित पॉइंट पे आकर के शांत हो जाती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3.75 है, तो ये शांत दशमलव भिन्न है। अब आप कहोगे साहब ये शांत दशमलव भिन्न है, तो इसको P बटा Q के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? तो इसका पॉइंट हटा करके 375 और पॉइंट को जब जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो पीछे 2 संख्या 2 जीरो लिख दोगे, तो देखिए ये P हो गया, ये Q हो गया, और P बटा Q के रूप में भी रिप्रेजेंट हो गई, प्रस्तुत हो गई। तो ये हो गई के परिमेय संख्या, शांत दशमलव भिन्न। अब मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 0.25, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 25/100, इसका पॉइंट हटाने से ये हो गई P बटा Q के रूप में, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। इसके अलावा तीसरी है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न में कौन सी संख्या आती है कि जब हम किसी अंश में जब हर का हम भाग देते हैं, तो एक निश्चित संख्या के बाद वापस उसी संख्या की पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाती है। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं 1/3 लिखूं, तो मैं 1 में जैसे ही 3 का भाग दूंगा, तो आप देखोगे पहले भाग में जा रहा, तो हम 0 करके पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, 3 टाइम 3 बार जाएगा, 3 3 के 9, फिर 3 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर हम 0 लिखेंगे, फिर 3 बार जाएगा 9, फिर 1 लिखेंगे, तो आप देखोगे कि 0.3333 बार बार आता रहता है। ये कहलाती है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। इसको सामान्यतः ऐसे 0 3 करके जो संख्या बार बार पुनरावृत्ति होती है उसके ऊपर बार का निशान लगाया जाता है। ये कहलाती है आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न। इनको भी हम P बटा Q के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली 9 क्लास में किया था। इसी प्रकार 0.001, इसमें 001 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह आवर्ती अशांत दशमलव भिन्न होगी। ये भी परिमेय संख्याओं की श्रेणी में काउंट होती है। क्यों होती है परिमेय संख्या की श्रेणी में? क्योंकि इन समस्त संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे दोनों शर्तों का पालन हो रहा है कि P और Q दोनों पूर्णांक है और Q का मान भी 0 नहीं है।
अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा कि ये संख्या परिमेय संख्याओं में काउंट हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है कि जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं वो तो परिमेय संख्या होती है, और जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो चलिए ऐसी कौन सी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कुछ यूनिक एग्जाम्पल है, जैसे पाई है। पाई में जैसे 22/7 होता है, कई लोग पूछते हैं 22/7 तो p बटा q के रूप में, तो ये एक निश्चित पुनरावृत्ति मान करके एक सेट किया गया मान है। एक्चुअली पाई का मान 3.14 ऐसे करके बार बार संख्या आती रहती है, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ऐसे लंबा चलते हैं, इसलिए पाई को भी अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में काउंट किया गया है। इसी प्रकार लॉग का आधा ई, ये भी अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में काउंट किया गया। इसके अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है उनके वर्गमूल, अभाज्य संख्याओं में हम ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, 3, √5, √7, इनका सभी का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो अनावृत्ति अशांत दशमलव भिन्न प्राप्त होती है, जिसको किसी भी अवस्था में p बटा q के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता। इसीलिए हम इनको अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में काउंट करते हैं। तो पहले तो ये कुछ उदाहरण हो गए, अपरिमेय संख्याएं, अभाज्य संख्या उनके वर्गमूल है वो भी अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में काउंट हो गए। अब हम तीसरा लेते हैं अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न। अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, अनावर्ती अशांत दशमलव भिन्न, ये भी अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में काउंट होती है। जैसे 0.3, 2, 4, 5, 0, 7, 5, 8, 4 अप टू डैश 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 ऐसा चल रहा है। मतलब ये संख्याएं ना तो एक निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है और आगे चलती रहती है, शांत कभी होती ही नहीं है। ये भी अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में काउंट होती है। अब आ गई वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो हमने देख लिया कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों आ जाती हैं, वो कहलाती वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं, इसलिए इसका सिंबल भी आर होता है। वास्तविक संख्याओं को सिंबल आर से प्रकट किया जाता है। अब हम एक सार रूप में ये कह सकते हैं कि नेचर में जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी के सारी वास्तविक संख्याओं में गिनी जाती हैं, क्योंकि सारे के सारे पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या सारी के सारी इस पूर्णांक में आ गई, बची कुछ संख्या इसमें आ गई और जो बची थी वो इसमें आ गई। तो प्रकृति की सारी संख्याएं मिलकर के वास्तविक संख्याओं का निर्माण करती हैं। अब हम अगला जो अध्याय है हमारा 1.1 उसकी शुरुआत करेंगे। उसकी शुरुआत होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपना जो अगला अध्याय है प्रश्नावली 1.1 जो है वो पढ़ते हैं। उस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस प्रश्नावली में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। हम आगे जाकर के कुछ संख्याओं के मसब ज्ञात करेंगे और कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम सामान्य रूप में ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हम शुरुआत से पढ़ते आते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, इसी को भी इसको कुछ सिंबल्स के रूप में प्रकट कर दिया गया। यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की एग्जैक्ट परिभाषा क्या है कि दो धनात्मक संख्याएं a और b का एक युग्म है, वो इस प्रकार से है। दो धनात्मक पूर्णांक है a और b का युग्म दिया गया है तथा दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार से दी गई है। हमारे पास पहले से दो धनात्मक पूर्णांक a और b है तथा दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार से दी गई है कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ पे r मतलब शेषफल, इसका मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जिस संख्या का भाग दिया जैसे भाज्य कहते हैं उससे हमेशा छोटा होता है। सारांश रूप में यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम कह सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द है क्वोशेंट, भाज्य क्वोशेंट
भागफल और आर रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस और शेषफल। और ये तो अपने आप में प्रूवन है कि जिस संख्या का भाग दिया जाता है उस संख्या से जो शेषफल आता है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, लेकिन जिस संख्या का भाग दिया जाता है उससे हमेशा छोटा रहता है, ये उसकी शर्त रहती है। तो ये हो गई हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का परिभाषा। आप नोट कर सकते हैं कि दो धनात्मक संख्याएं a और b का युग्म है दिया गया है तथा दो पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार है कि a बराबर bq प्लस r, जहां r का जो मान है मतलब शेषफल का जो मान है 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु हमेशा जिसका हम भाग दे रहे हैं, जिसको हम भाज्य कहते हैं, उससे हमेशा छोटा होता है। ये कहलाती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब हम आगे चलेंगे। यूक्लिड विभाजन सवाल आता बोर्ड परीक्षा में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए मसप ज्ञात की। तो ये एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ना, ये प्रमेय का, इसका इस्तेमाल अगर हम मसप ज्ञात करने में कर लेते हैं, ये तो एक तरह से लीमा थी। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल अगर हम HCF मतलब मसप ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं तो ये बन जाती है एल्गोरिथम। अब हम एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हम क्या ज्ञात करेंगे? मसप ज्ञात करेंगे। चलिए हम मसप ज्ञात करके देखते हैं। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसके प्रयोग की सहायता से हम ये जो संख्याओं के युग्म दिए गए इसका हम मसप ज्ञात करके देखेंगे। मसप ज्ञात करने की जो विधि आप लोग पिछली कक्षाओं से जो काम में लेते आ रहे हैं, उसी विधि को आप चाहे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू ढाल सकते हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, 225 और 135 का अगर आपको मसप ज्ञात करना है तो आप पिछली कक्षाओं की जो आपने विधि की थी, भाग विधि, उस विधि को इस्तेमाल करके देखते हैं। तो उस विधि के अंतर्गत 225 बड़ी संख्या, उसको हम छोटी संख्या 135 से डिवाइड करते हैं। तो हम जैसे ही इसे भाग देते हैं तो एक बार भाग जा रहा है 135, पीछे बचेंगे हमारे पास 90। अब हम क्या करेंगे? इस संख्या को वापस इसे नीचे ले आएंगे। ये हम ऐसे पहले करते आए। अब वापस इसका भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा और पीछे बच जाएगा हमारे पास 45, और फिर इस 90 को नीचे ले आएंगे तो ये 2 बार भाग चला गया, ये आगे 0। तो अंतिम जो संख्या बचती है जिससे ये आने वाली संख्या पूर्णतः से विभाजित हो जाती है, ये उसका मसप होता है HCF। परंतु अब हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू कैसे लिख सकते हैं? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की परिभाषा क्या थी कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का मान है 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु b से छोटा होना चाहिए। चल उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 225 है कि चूंकि 225 बड़ा है 135 से, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या थी भी? एल्गोरिथम थी कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ पे r का जो मान था वो 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, परंतु b से छोटा होना चाहिए। इसी लीमा का इस्तेमाल करें तो हम देखेंगे कि पहली बार में हमने 225 को हमने माना था भाज्य और भाजक था हमारा 135। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल रहा था हमारा 1 और शेषफल आया था हमारा 90। अब चूंकि यहाँ शेषफल 0 नहीं है तो इसको हम लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं आया था, इसीलिए हमने अगला स्टेप लिया था। तो अगला स्टेप पे हमने क्या किया था? अगले स्टेप पे हमने 135 को भाज्य माना था, 135 का, और हमने जो शेषफल आया था उस शेषफल से हमने विभाजित किया था और भाग गया था एक बार, और इस बार शेषफल हमारे पास बचा था 45। तो हम कहेंगे कि इस बार भी शेषफल 0 नहीं है, इसीलिए फिर एक कदम और हम आगे चलेंगे। तीसरी रो में हमने अब की बार भाज्य माना था 90 को, तो 90 को भाज्य बराबर भाजक था हमारा 45, भागफल रहा था हमारा 2 और शेषफल आ गया था हमारा 0। तो हम लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पे शेषफल 0 हो गया, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये कह रहा है कि इसका जो HCF है, लास्ट में जिस संख्या पे आकर के अपना भाग खत्म हो जाता है वही उसका HCF रह जाता है। इसीलिए अपना जो HCF है वो अंतिम भाज्य जो होगा वो ही इन दोनों संख्याओं का मसप होगा। यह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से किसी संख्या का मसप ज्ञात करना। अगला हम एग्जाम्पल करके देखते हैं।
अगले एग्जाम्पल को करने से पहले अगला हम मसफल निकालेंगे 867 और 255 का। तो सबसे पहले हम वो इजी वाली भाग विधि से इसको व्यवस्थित कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या 867 है, उसको हम 255 से डिवाइड करेंगे। तो 3 बार चला जाएगा, 700 और 65 बार, फिर पीछे यहाँ से 2 0 और 1 बच जाएगा। फिर वही पहले के बाद तरीके से 255 को हम यहाँ लेके आ जाएंगे, 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 200 और 4, पीछे बच जाएगा 51। अब हम वापस 102 को यहाँ ले आएंगे, 2 बार भाग चला जाएगा, 0 से अपने नियमानुसार ये HCF रहेगा, लेकिन इसको हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में प्रस्तुत करना है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूँकि 867 बड़ा है 255 से, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे R का जो मान है 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से छोटा होगा। इसी क्रम में सबसे पहले हमने क्या किया था, भाज्य हमने 867 को माना था, भाजक हमने 255 को माना था, 3 बार भाग गया था और शेषफल हमारा 102 बच गया था। हमने यहाँ पे कहा कि चूँकि शेषफल 0 नहीं है, चूँकि शेषफल 0 नहीं है, इसीलिए हमने अगला कदम लिया था। अगले कदम में हमने कहा था भाज्य हमने 255 को माना था और हमने भाग दिया था 102 का, जो 2 बार भाग गया था और शेषफल बच गया था हमारा 51। यहाँ पे भी हमने कहा था कि शेषफल 0 नहीं है, इसीलिए हम और आगे बढ़े थे और अगली कड़ी में हमने कहा था कि 102 को हम भाज्य माने और 51 से हमने डिवाइड किया तो 2 बार गया था और इस बार शेषफल आ गया था 0। अब हम लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 हो गया, इसीलिए अपना HCF जो है वो हो गया 51। यह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से संख्याओं का मसफल ज्ञात करना। अगले फिर अध्याय में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस चैनल को, आपकी खुद की पाठशाला है, इसको सब्सक्राइब कर लें और चैनल के सामने दिया गया जो बेल आइकन का बटन है उसको आप प्रेस कर दें, ताकि मेरा जो नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को तक सबसे पहले मिल सके। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी बोर्ड की कक्षाओं के हर अध्याय को सरलतम रूप से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूँगा, ताकि लॉकडाउन की स्थिति में आप घर पर बैठे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से करते रहें। घर पर बने रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।